नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन और मैं आपके साथ ऋचा सिंह। यूपी के बुलेटिन में आज हम सबसे पहले शुरुआत गाजियाबाद से करेंगे, जहां हाउस टैक्स में कथित भारी बढ़ोतरी के विरोध में महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं अब्बास शाहजहांपुर की जहां जैन हॉस्पिटल में मृतिका देवती के परिजनों द्वारा लगाए गए गलत इंजेक्शन और इलाज में लापरवाही के आरोपों को अस्पताल प्रबंधन ने निराधार बताया है। वहीं सिद्धार्थनगर में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक दल की वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर सिंह शिवाजी और हितेश प्रताप सिंह समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए यूपी की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से। खबर बस्ती से। पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर बस्ती में पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बनकटी ब्लॉक मुख्यालय पर भाजपा नेता एवं बनकटी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामायण रघुनाथ सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और आतिशबाजी की। रामायण रघुनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी जमीनी स्तर से जुड़े नेता हैं। उनके कुशल संगठनात्मक अनुभव से निश्चित रूप से भाजपा और मजबूत होगी। इस दौरान अंकित पांडे, जगदम्बा शुक्ला, डॉक्टर अनिल मौर्य, राजेंद्र चौधरी, अखिलेश शुक्ल, रविंद्र पांडे, नीरज पांडे, सत्यम ठाकुर और जनार्दन शुक्ल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां हाउस टैक्स में कथित भारी बढ़ोतरी के विरोध में महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मंगलवार को नवयुग मार्केट स्थित उडुपी कृष्णा रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में व्यापारियों ने पुरानी हाउस टैक्स व्यवस्था को आधार मानते हुए अधिकतम 10 से 20% तक की वृद्धि करने की मांग की। व्यापार मंडल का आरोप है कि कई मामलों में कॉमर्शियल हाउस टैक्स में 5 से 10 गुना तक बढ़ोतरी की जा रही है, जबकि आवासीय संपत्तियों पर भी अनावश्यक वृद्धि की गई है। संगठन ने कहा कि नगर निगम बोर्ड ने अत्यधिक टैक्स वृद्धि को निरस्त करने का निर्णय लिया था, लेकिन बोर्ड बैठक के मिनट समय पर शासन को नहीं भेजे गए। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री की हाउस टैक्स वृद्धि नहीं करने की घोषणा का हवाला देते हुए बढ़े हुए बिल जारी होने पर भी सवाल उठाए हैं। महानगर अध्यक्ष गोपीचंद ने मौजूदा स्थिति को लेकर महापौर से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। व्यापार मंडल ने हाउस टैक्स के विरोध में 3 दिनों तक नवयुग मार्केट से शहीद भगत सिंह चौक तक शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की घोषणा की है। हाउस टैक्स को लेकर कर रहे हैं। हाउस टैक्स इतना बढ़ गया है कि आदमी दे नहीं सकता। नगर के जितने भी आदमी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी मतलब बासिंदे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। 20 गुना टैक्स फालतू आ रहा है। 20,000 रुपए के 4.5 लाख रुपए आ रहे हैं। आधे शहर में कौन जमा करेगा? कहाँ से जमा करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा आदमी? आप बताइए। लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश था, मुख्यमंत्री जी का आदेश था, सब जगह उन्होंने आदेश दिया कि बड़ा हुआ टैक्स जमा नहीं होगा। ये फिर बड़ा हुआ टैक्स ले रहे हैं। उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। मेयर साहब ने कहा था कि बड़ा हुआ टैक्स नहीं लिया जाएगा। मेयर साहब की नाक के नीचे टैक्स बड़ा हुआ लिया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेयर साहब इस्तीफा दें हमें और हटे यहाँ से। दोबारा बताएं। जो यहाँ के विधायक और मंत्री हैं, जी जी, उन्होंने आपकी बात तो सही तरह से नहीं। वो तो हमारे महामंत्री ने बताया कि चुप्पे साधे बैठे हुए हैं, मौनी बाबा हुए पड़े हैं, सब उदासीनता है उनके चेहरे पर टैक्स के मामले में। और बताइए आप। अभी जो आश्वासन दिए जा रहे हैं कि चुनाव को लेकर आश्वासन, अब ये तो जाने तो आश्वासन किस बात पे दे रहे हैं वो। हमारा काम तो ये है कि उनसे हक मांगना, देंगे तो ठीक है, अन्य फिर लड़ेंगे। लेकिन जब पिछली बार उन्होंने प्रेस वार्ता करती तो उन्होंने बताया था कि सारे टैक्स घटा दिए गए। सारे टैक्स नहीं घटाए हैं। उन्होंने क्या करा है कि जैसे कि इस चीज का रोड, छोटी रोडों का कम होगा, इसका कम होगा, उसका कम होगा, उसकी फलक बड़ी हुई जो काट देंगे, ऐसे करके छोटा करके जो है वो कम कर रहे हैं। आदमी की समस्या बाहर है वो। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां नवाबाद पुलिस ने चेन स्नेचिंग की वारदात का महज 12 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से लूटा गया
मंगलसूत्र, तमंचा, कारतूस, खोखा और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दरअसल एक महिला अपने बेटे देवांश को ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल से लेकर घर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश महिला के पास पहुंचे और झपट्टा मारकर उसके गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही नवाबाद पुलिस के साथ स्वाट और सर्विलांस टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस, 12 बोर का तमंचा, कारतूस व खोखा, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और लूटा गया मंगलसूत्र बरामद किया है। आज 17 अगस्त को दोपहर लगभग 2 बजे थाना नवाबाद पुलिस को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला का मंगलसूत्र 2 अज्ञात बदमाश झपटमारी करके भाग गए हैं। मोटरसाइकिल पर सवार ये 2 नवयुवक थे। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना नवाबाद पुलिस तथा स्वाट ने संयुक्त रूप से महिला संबंधी अपराध की प्राथमिकता को देखते हुए तत्काल इसके खुलासे के लिए तत्पर हुए। कई कैमरे इसके दौरान खंगाले गए। कैमरे खंगाले जाने के दौरान इसमें एक अभियुक्त की पहचान ब्रजेंद्र निवासी चिरगांव के रूप में हुई और तभी से लगातार उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीमें तत्पर थी। अभी मुखबिर की एक सूचना प्राप्त हुई कि जिस ब्रजेंद्र ने आज ये घटना की है वही अपने साथी के साथ में एक दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए मुस्तरा से कैलाश रेजिडेंसी की ओर जाने वाले रास्ते पर देखा गया है। सूचना पर तत्काल स्थानीय थाना नवाबाद पुलिस तथा स्वाट ने संयुक्त रूप से क्षेत्र की घेराबंदी की तथा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें ब्रजेंद्र के पैर में गोली लगी है और दूसरा जो अभियुक्त उसका साथी था आशीष, ये मौके से गिरफ्तार हुआ है। दोनों के द्वारा आज दोपहर महिला का मंगलसूत्र छीनने की घटना करना स्वीकार किया गया है। इनके कब्जे से वो मोटरसाइकिल जिसके द्वारा ये दोपहर इनके द्वारा घटना की गई थी वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 12 बोर और 315 बोर के 2 तमंचे बरामद हुए हैं तथा छीना गया मंगलसूत्र बरामद हुआ है। इस प्रकार महिला संबंधी अपराध को प्राथमिकता देते हुए नवाबाद और स्वाट टीम द्वारा घटना होने के लगभग 10 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया गया है और दोनों अभियुक्तों तथा माल की 100% बरामदगी की गई है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम अभी मौजूद है, साक्ष्य संकलन कर रही है और आगे की सभी विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। FIR जैसे ही परिजनों ने तहरीर इस प्रकरण में उपलब्ध कराई थी तत्समय ही इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा मुरादाबाद ब्लॉक सभागार ठाकुरद्वारा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राशन डीलरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राशन डीलरों के लाभांश में की गई बढ़ोतरी और विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि लाभांश 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने पर डीलरों में खुशी दिखाई दी, लेकिन साथ ही आपूर्ति कार्यालय पर कथित शोषण को लेकर भी चिंता जताई गई। राशन डीलरों का आरोप है कि पहले मिलने वाले 90 रुपए प्रति क्विंटल लाभांश में से 35 से 40 रुपए तक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लिए जाने की शिकायतें थीं। डीलरों ने आशंका जताई कि अब लाभांश बढ़ने के बाद भी कहीं उनके साथ इसी तरीके का शोषण ना हो। डीलरों का कहना है कि यदि उन्हें सरकार की ओर से निर्धारित पूरा लाभांश मिलता है तो वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। वहीं सोमवार को समाधान दिवस में एक पीड़ित ने राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 2000 रुपए लेने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायत दी। पीड़ित का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र लोगों के राशन कार्ड भी पैसे के अभाव में नहीं बन पा रहे हैं। वैसे पूछे हैं क्या मामला? सर मेरा राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। राशन कार्ड बनाने के लिए मैंने ATM साहब 15 जुलाई को मैंने भिजवाया था। 16 तारीख को वहाँ पहुँच गया। इंस्पेक्टर साहब ने कहला वो मुरादाबाद ले गए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। 2000 रुपये आज ही दो और आज ही राशन कार्ड बन जाएगा। मेरे पास 10 लोगों की रिपोर्ट है ऐसे, 2 डीलर 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 हज़ार रुपये लेकर राशन कार्ड बनवाए हैं। क्या नाम है उनको बता सकते हैं कुछ आप? मैं नाम तो मैं कोर्ट में पेश करूंगा, सब जरूरत पड़ेगी तो डीलरों को भी और राशन कार्ड वालों को भी। नहीं, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके क्या नाम है? उनका नाम महेंद्र सिंह है, ज्योतिरानी महेंद्र सिंह, तमाम लोग हैं साहब ऐसे। मेरा मैं पीलापुर कमाने का। आपने कितनी बार कहा था? कई बार। अच्छा, अभी इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि हमने आपकी रिपोर्ट लाकर भेज दी है तो पहले तो भेज दी है, मेरे सामने ले गए हैं, लेकिन पैसे नहीं दिए तो अनुमोदन नहीं हुआ। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ भाई अनुमोदन किस बेस पर नहीं हुआ? अच्छा, आपके यहाँ जो राशन डीलर है वो कितना वितरण करते हैं? वो 4 किलो भी था, 4.5 किलो भी, 5 किलो भी, जैसा हिसाब देखता है वैसा देता हूँ। क्या नाम है डीलर जो आपके यहाँ? डीलर है सोनिया देवी है, करतार सिंह है। अच्छा अच्छा।
दलाल हैं इनके पक्के वाले, पूरे दलाल हैं। 2000 रुपये आज ही दो, आज ही बनवा लो, कभी साइट बंद नहीं होगी। ये और बिना पैसे वाले हुए हमेशा साइट बंद रहती है। कौन कहता है इस बात को 2000 दो? अरे श्रीमान जी, हर डीलर से गलवा दूँ मैं, रिपोर्ट है मेरे पास, लेकिन आपको सुनवा नहीं सकता मैं। 10 लोगों की रिकॉर्ड है, डीलरों के भी और उनके भी रिकॉर्ड हैं जिनके भी बने हैं। तो आपने प्रार्थना पत्र डीएम साहब को दिया नहीं दिया अभी? क्या मैंने दे दिया? किनको दिया है? किनको दिया प्रार्थना पत्र आपने? डीएम साहब को दिया है। डीएम साहब को? हाँ, उन्होंने डीएम साहब दिया है। आपको क्या आश्वासन दिया है अब उन्होंने? कह रहे हैं वो, मैंने सारी बात बताई तो वो कह रहे हैं बन जाएगा तुम्हारा, बन जाएगा। मैंने कि अगर मैं बात नहीं हूँ तो मत बनाओ। अगर आपका नहीं बनता है तो क्या करेंगे? बैठेंगे 30 तारीख से। अच्छा। और अकेले नहीं, जिन लोगों के नहीं हैं उठेंगे जबकि बन जाएंगे, बिना पैसे बनवाएंगे। अच्छा, कितने लोग आपके यहाँ ऐसे हैं जो अपात्र हैं, उनको राशन दिया जा रहा है? तमाम लोग हैं भाई, ऐसे लोग तमाम हर गांव में हैं। हर गांव में ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पात्र हैं, लेकिन वो बिना पैसों के अभाव में उनके राशन कार्ड नहीं बनने। पैसे दे, वो आज ही बन जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पैसे कौन है माध्यम जो राशन कार्ड बनवाते हैं? डीलर देते हैं, इनके मुँह दलाल बैठे हैं खुद, वो कई लोग हैं। ये नाम बता सकते हैं किसी का? ऐसे नाम बताने की जरूरत नहीं है, नाम क्या बताओ। वो कह रहे हैं मैंने पैसे लिए नहीं, कह रहे अभी आपको तो निशा जी कह रहे हैं मुझे तो पैसे नहीं दे रहे, तुम्हें नहीं दिए, तुम खुद नहीं लेते भाई, लेने वाले बैठा रखे तुमने। आपका क्या नाम है? आप भी इसी राशन से संबंधित? नहीं, मैं साथी हूँ इनका। अच्छा, साथ है। हमारा ये ऐलान है 30 अगस्त से अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, राशन घटकोली बंद नहीं होती है और राशन कार्डों पर धांधली नहीं बनते हैं, तो 30 तारीख से लगातार धरना होगा। जब तक भूख हड़ताल होगी धरना होगा, जब तक ये बनाएंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। ठीक है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश दीपक की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से, जहां थाना गजरौला कला क्षेत्र में नेशनल हाईवे 730 पर मंगलवार सुबह करीब 5 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। बेबी सिंह कॉलोनी के पास अचानक आवारा पशु सामने आ जाने पर उसे बचाने के प्रयास में पीआरवी पुलिस की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में पीआरवी में सवार 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों में हेड कांस्टेबल 540 सचिन कुमार, कांस्टेबल 451 रूपचंद और होमगार्ड चालक 460 हजारीलाल शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पीलीभीत भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पीआरवी की स्कॉर्पियो गश्त पर थी। इसी दौरान अचानक आवारा पशु सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराया। टक्कर में पीआरवी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाया गया। पुलिस मामले की आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रयागराज फाफामऊ के ऐतिहासिक गदा चौराहे पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। फाफामऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान व्यापारियों ने संदीप बंसल को माला पहनाकर और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में व्यापारी हितों से जुड़े मुद्दों और संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान अजय जायसवाल को गंगापाड़ जिलाध्यक्ष मनोनीत किए जाने की घोषणा की गई। वहीं सोनू जायसवाल को महामंत्री, जबकि आशीष केसरवानी, संतोष जायसवाल और कपिल जायसवाल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। नवनियुक्त पदाधिकारियों का व्यापारियों ने स्वागत कर बधाई दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने व्यापारियों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने और व्यापारियों की समस्याओं को मजबूती से उठाने का आह्वान किया। साथ ही आगामी 3 सितंबर को लखनऊ में होने वाले स्वदेशी व्यापारी महाकुंभ में अधिक से अधिक व्यापारियों से शामिल होने की अपील की। व्यापारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी इस देश में वही सम्मान का अधिकार रखता है जो एक फौजी का है, जो एक आईएएस का है। मैं फाफामऊ के इस व्यापारी समाज को यही कहने आया हूँ कि तुम भले ही फाफामऊ में बैठे हो, लेकिन तुम किसी आईएएस से कम नहीं हो। अपने महत्व को पहचानो, अपनी पहचान को जानो और इसी पहचान को और पुख्ता और मजबूत करने के लिए संगठन के 33वें स्थापना दिवस पर स्वदेशी व्यापारी कुंभ लखनऊ में आयोजित हो रहा है। उसमें पहुंचो, अपनी ताकत को देखो, अपनी पहचान को बदलो। जब तक कहते हैं कि जब तक रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं देती। हम जब तक बताएंगे नहीं सरकार को कि हमें सम्मान दो, हमारी समस्या का निराकरण करो, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारा सम्मान नहीं बढ़ेगा। हम लोगों ने जो मांग की
योगी जी की सरकार ने उसको पूरा किया। व्यापारी कल्याण दिवस की मांग की, व्यापारी कल्याण दिवस भामाशाह जी की जयंती पर मिला। सुरक्षा की मांग की, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ मिला। व्यापार बंधु, उद्योग बंधु की बैठक बेहतर तरीके से हो, वो होने लग गई। उद्योगों को सिंगल विंडो सिस्टम मिले, एकल खिड़की योजना तत्काल मुख्यमंत्री जी ने उसको व्यापारी समाज को दिया। तो जब तक हम बताएंगे नहीं समस्या, उसका समाधान नहीं होगा। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो, व्यापारी को सम्मान मिले, इसके लिए 3 सितंबर को लखनऊ में स्वदेशी व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद है कि हजारों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी उसमें उपस्थित होंगे और प्रयागराज फाफा मऊ की भी संख्या बड़ी रहेगी। व्यापारी की परिभाषा को बदलेंगे, एक नई तारीख लिखेंगे, इसके लिए आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद। ये सारा संदेश फाफा मऊ के व्यापारियों के लिए है। अपने महत्व को समझो, अपनी पहचान को जानो, तुम एक आईएएस से कम नहीं हो, इसको हमेशा ध्यान में रखो। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के कोतवाली क्षेत्र के अजीजगंज स्थित जैन हॉस्पिटल में मृतका देववती के परिजनों द्वारा लगाए गए गलत इंजेक्शन और इलाज में लापरवाही के आरोपों को अस्पताल प्रबंधन ने निराधार बताया है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसके जैन ने प्रेस वार्ता कर आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल हर वर्ग के मरीज को परिवार की तरह मानता है और बेहतर उपचार देना उसकी प्राथमिकता है। डॉक्टर एसके जैन के अनुसार परिजनों ने मरीज को सुबह 10 बजे अस्पताल में भर्ती किए जाने की बात कही थी, जबकि अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मरीज दोपहर करीब 12 बजे गंभीर अवस्था में अस्पताल लाई गई थी। उन्होंने कहा कि अस्पताल की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए घटना को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। डॉक्टर जैन ने कहा कि जैन हॉस्पिटल क्षेत्र की जनता को उचित मूल्य पर बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए कार्य करता है। उन्होंने अस्पताल पर लगाए गए आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। डॉक्टर एसके जैन। तो जैन सर, ये बताइए जो आप पे आरोप लगाया गया है कल के इलाज में लापरवाही के दौरान जो है हत्या कर दी गई, उनका कहने का मतलब तो ये है, तो ये पूरा प्रकरण है क्या आखिर? मेरे संज्ञान में जो प्रकरण है, ये मरीज करीब 12:30 के आसपास, 12:15 साढ़े 12 के बीच में अस्पताल में आया था और इसको दौरे पड़ रहे थे। मरीज बेहोश था, उल्टियाँ हो रही थी, प्रेगनेंसी भी थी साथ में। तो डॉक्टर मेघा गुप्ता जो हमारे यहाँ गायनी की है, उन्होंने इसको देखा था और देख के उन्हें बताया भी था कि ऐसा मरीज़ का हाल बहुत ख़राब है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, वो देने के बाद जब उसके दौरे और वो सब कम नहीं हो रहे थे तो 1:30 बजे पेशेंट को उन्होंने रेफ़र कर दिया था बाहर के लिए। और मरीज़ जो है उसके बाद हाल करके अब वो मरीज़ वाले ले जाने को वो थे, तो उन्होंने कितनी देर लगाई, कहाँ क्या हुआ, तब तक मरीज़ सही था। अब इसके बारे में मैं और क्या कर सकता हूँ। उस समय तक तो मरीज़ सही था। 1:30 बजे मरीज़ को, क्योंकि झटके नहीं कम हो रहे थे और बीपी कुछ कंट्रोल हुआ था। बीपी बहुत बड़ा हुआ था, करीब 180 110 के आसपास था, तो बीपी भी कंट्रोल हुआ था और एक कुछ थोड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन ज़्यादा नहीं था। तो ये देखा गया कि बड़ी जगह जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मृतक परिजनों द्वारा जो जैन हॉस्पिटल पे जो आरोप लगाया जा रहा है, तो ये कैसा आरोप है? ये मेरे विचार से ये आरोप मेरा रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि साहब हम 10 बजे आए थे, सीसीटीवी फुटेज कह रही है कि साहब 12 बजे के बाद 12 बजे के आसपास आए हैं। तो ये तो पहले ही सीसीटीवी में 12 बजे, अब वो कह रहे हैं 10 बजे, तो इससे तो पुष्टि हो जाएगा बस। और मरीज भी दिखाई दे रही है कि साहब बिल्कुल वो स्ट्रेचर पे लाई गई है, दौरे पड़ रहे हैं, वो सामने से उसमें दिखाई दे रहा है कि साहब दौरे पड़ते हुए आ रहा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। हम तो मरीज का अपना परिवार समझ के ये इलाज करते हैं। चाहे जिसका भी मरीज आए, किसी भी उसका आए, कोई ऐसा वो नहीं होता है। जहाँ तक हो सकता मरीज के हित में ही काम करते हैं, कोशिश करते हैं। इसीलिए उसको बाहर के लिए राय दी गई कि भाई जो हायर सेंटर है, जहाँ सुविधाएं यहाँ से ज़्यादा हैं, वहाँ ले जाए। हम किसी के साथ ऐसा बोलें। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शामली जिंजाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों विनय और राजेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 6 तमंचे और 315 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हथियारों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्विफ्ट डिजायर कार भी पुलिस ने कब्जे में ली है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों के पंजाब के कथित बाउगिल गिरोह से जुड़े होने की जानकारी सामने आने का दावा किया गया है।
पुलिस के अनुसार अवैध हथियार मेरठ से लेकर पंजाब में बेचने की तैयारी थी। पूछताछ में पिस्टल करीब 80,000 और तमंचा करीब 10,000 रुपए में बेचने की बात सामने आई है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई। एक हमारे झिझाना एसएचओ वीरेंद्र कसाना जी को एक क्रेडिबल इनपुट थी कि पंजाब से कुछ लोग तस्करी करके हथियार मेरठ से मंगाते हैं, और इस बिना पे इन्होंने अलर्ट किया था अपनी चौकी इंचार्ज बिडोली ओमवीर जी को। इन लोगों ने आज भोर में अपनी नाकाबंदी की थी। उसमें एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो पंजाब नंबर की, उसे लोगों ने पकड़ा। उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें क्रमशः एक का नाम विनय है और एक का राजेश है। ये सभी लोग लुधियाना जनपद के पंजाब स्टेट के रहने वाले हैं, और इनके पास से गाड़ी में ही अच्छे से पैक करके रखी हुई 3 पिस्टल, 1 रिवाल्वर और 3 अच्छी कंडीशन में तमंचा कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई। और इसके अलावा इनके पास से 3-4 खोखे भी हैं, और उसमें से जिंदा कारतूस भी हैं। इनका 3 मोबाइल भी है, और नकदी भी इनके पास से 15,000 रुपये बरामद हुई है। वास्तव में ये लोग कैरियर हैं, और इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये पिस्टल एक संगरूर जेल में बंद है, बाऊ गैंग, बाऊ है वो, और ये लोग गंजा गैंग के मेंबर हैं। और बाऊ ने ही इंस्टाग्राम से जेल के अंदर से फ़ोन करके मेरठ में किसी से बात किया था, और मेरठ वाले व्यक्ति ने हम लोग को बीती रात्रि के समय लगभग 2 बजे मेरठ में एक दुकान के पास ला करके पैक करके हमको ये सामान दिया था, और हम लोग इसको जाके बाऊ को देते वहाँ पे लुधियाना या संगरूर के आसपास, वहाँ मुझे इसमें पैसे मिलने थे। इस तरह से एक बड़ा अच्छा एक अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसका मुखिया बाऊ है, जो संगरूर जेल में इस समय बंद है। वो राजेश गंग, ये जो अभियुक्त है विनय और राजेश, ये गंजा गैंग के मेंबर सभी हैं, और मुख्यतः उसका बाऊ ही इसका संचालक है। हम लोगों ने जानकारी की है, तो बाऊ एक गैंगस्टर है पंजाब का। इसके 2 मेन उद्देश्य हैं। एक तो काम करता है, एक तो वो ड्रग पेडलर है, ड्रग मंगाता है बाहर से, इसकी सप्लाई पंजाब में करता है, और दूसरा ये अवैध पिस्टल की सप्लाई करता है। आप अवगत ही हैं कि जब से भारत सरकार के निर्णय के बाद जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट है, वहाँ के 50 किलोमीटर की परिधि में अब बीएसएफ संभालती है, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से जो आईएसआई पिस्टल पहले भेजती थी ड्रोन के जरिए, वो शायद बंद हो गया है। तो अब ये लोग इंटरनल स्रोत जहाँ से पिस्टल मिलती है वहाँ से मंगा के वहाँ पे गैंगवार लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरठ का आदमी है, उसका भी लिंक कहीं साउथ से बुरहानपुर या एमपी में कहीं से रहा होगा। हमारी सर्विलांस की स्वाट की टीम, हमारे एसएचओ झिझाना उसमें लगे हुए हैं, और अति शीघ्र जो है हम लोग इसको आपको वर्कआउट करके बताएंगे। सर, इससे पहले भी अभी तो ये लोग मना कर रहे हैं, कह रहे साहब हम तो कैरियर थे, मुझे केवल बताया पिस्टल आपको एक बक्सा मिलेगा, उसमें आप लेकर आ जाइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम से केवल वो बाऊ बात कर रहा था। तो बेसिकली बाऊ, अभी तो इनका कहना ये है कि चूंकि बाऊ जो जेल में बंद है, इसके भाई के साथ कोई घटना हुई थी, उसी के बदले लेने के लिए हम लोग इसको लेके जा रहे थे। लेकिन चूंकि 10 इसमें कंट्री मेड पिस्टल्स है, फैक्ट्री मेड पिस्टल है, रिवाल्वर है, ये कहना कि केवल हम बदले कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये एक बड़ा गैंग है, ये तस्करी करता है। इसमें पहले भी इन पे मुकदमे आपने देखा अभी के ऊपर, जो ड्रग पेडलिंग करते हैं लोग, और प्लस असलहे की सप्लाई भी लोग करते हैं, जाके पंजाब में बेचते हैं। एक बहुत अच्छा गुडवर्क हमारी पुलिस टीम ने किया है, और मुझे लगता है कि ये 10 तमंचे 10 व्यक्तियों की जान बचाने में बिल्कुल हम लोग कारगर हुए हैं। और मैं अपनी पुलिस टीम को, जिन लोगों ने काम किया है, 25,000 रुपये नगद पुरस्कार में दूंगा। इसमें शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां जिला मुख्यालय पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर सिंह शिवाजी और हितेश प्रताप सिंह शामिल हुए। इस दौरान सिद्धार्थनगर इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बलवीर सिंह शिवाजी ने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी गरीबों, किसानों और युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जनजी आंदोलन को लेकर बलवीर सिंह ने कहा कि आंदोलन में कुछ राजनीतिक लोगों के शामिल होने के कारण वो राजनीतिक हो गया था, इसलिए उनकी पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी 2027 तक खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि उसके बिना किसी की भी सरकार ना बन सके। हाँ, आज सत्ता
दल लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है कि संगठन बूथ स्तर तक है कि नहीं, क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठक है, जो प्रत्येक वर्ष समीक्षा बैठक होती है। पिछले साल भी हुई थी, उसी क्रम में इस बार भी बैठक है। 27 के पहले लगातार आप लोगों का जो है कई जिलों में दौरा चल रहा है, बैठकें हो रही है जी। बूथ स्तर तक कैसे कार्यकर्ता तैयार करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है? देखिए, प्रदेश भर में हमारा संगठन है, हर ज़िले में हमारा संगठन है और जिला अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी अपना काम कर रही है, बूथ स्तर तक है। जो थोड़ी बहुत कमियां आ रही हैं उस पर चर्चा होती है, जो कि वार्षिक बैठक है, उसी रूटीन पे कार्य हो रहा है। 27 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, क्या रणनीति है? जी बिल्कुल, 27 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारा दल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। अधिक से अधिक प्रत्याशी हम उतारेंगे और जहां हम मजबूत होंगे उन सीटों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। जनसत्ता दल अकेले लड़ेगा या किसी पार्टी के साथ साझेदारी करेगा? जनसत्ता दल अकेले अपनी तैयारी कर रहा है, हमारा संगठन मजबूत है और इस बार 27 के चुनाव में हमारा संगठन दिखेगा। रही बात गठबंधन की, अभी उसमें समय है, राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करेगा। हमारा काम बैठक करना है, समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ होगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व सूचना देगा, जानकारी देगा, तो हम आपको भी अवश्य बताएंगे। आप युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी हैं, युवाओं का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, जनसत्ता दल एक ऐसा दल है जो छात्रों और युवाओं के लिए सोचता है। बाकी जो दल हैं केवल युवाओं का, छात्रों का लाभ लेते हैं। अपने बैनर में युवाओं को भीड़ में इकट्ठा करना, नारे लगाना, झंडे लेके आगे चलना, धरी बिछाना, लेकिन जब उनको राजनीति में भागीदारी, हिस्सेदारी की बात आती है तो वो युवाओं को दरकिनार कर देते हैं। हमारा दल युवाओं को उनकी भागीदारी देगा। प्रदेश में 42 से 45% लमसम युवाओं की संख्या है। आपने युवाओं की बात की, जब जनजी का आंदोलन हो रहा था तो आपकी पार्टी का कोई स्टैंड दिखाई नहीं दिया, किस आधार पर आप युवाओं की बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम बात करेंगे। जंतर मंदिर पर जो आप बता रहे हैं कि हम दिखाई नहीं दिए, वहाँ पे छात्रों को, आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया। वहाँ इस तरह के नारे वहाँ लगाए जा रहे थे देश विरोधी। उस देश विरोधी नारों के बीच हम अपनी हाजिरी नहीं दे सकते हैं। छात्रों का आंदोलन, हम छात्रों के साथ हमेशा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों ने आंदोलन किया, बढ़िया आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन को जिस तरह से हाईजैक कर लिया गया अन्य पार्टियों द्वारा, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरह से। झारखंड में भी छात्रों ने, हाँ, जो लोग यहाँ, वहाँ भी आपका कोई स्टैंड नहीं दिखाई? जो यहाँ लोग प्रलाप कर रहे थे छात्रों के साथ में, वहाँ तो उन्हीं की सरकार है ना, वो तो वहाँ लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये तो प्रश्न सिर्फ उनको ऊपर उठता है ना कि यहाँ छात्रों के साथ खड़े थे और देश विरोधी नारे लगा रहे थे। वहाँ जब छात्रों ने आंदोलन किया तो आप उन पर, छात्रों पर लाठी चला रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं। हमारा दल दोहरी राजनीति नहीं करता है। हम युवाओं, छात्रों, किसानों, महिलाओं के साथ हैं और उनके हर हित में जनसत्ता दल भागीदारी रखता है। सिद्धार्थनगर जिले में भी क्या 27 के चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी? बिल्कुल खड़ा करेगी। जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से हमें जानकारी होगा कौन यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट है। हम अवश्य विचार करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अवश्य विचार करेंगे और नाम घोषित करेंगे। किस आधार पर आप लोग प्रत्याशी को चयनित करेंगे? क्या कुछ योग्यताएं आपके पार्टी में होनी चाहिए कि आपकी पार्टी का प्रत्याशी बन सकता है? देखिए, योग्यताएं राजनीति में भिन्न तरह की होती हैं, लेकिन जो जनसत्ता दल की रीतियों और नीतियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों पे जो प्रत्याशी खरा उतरेगा, जो व्यक्ति है, तो उसको हम जरूर। यानी जनसत्ता दल पूरी तरह से इस बार मूड बना लिया? बिल्कुल। 27 में अपने दम पर ताल ठोकना है? बिल्कुल, अपने दम पे हम लड़ेंगे और अधिक से अधिक प्रत्याशी जीत के विधानसभा में जाएंगे। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के पिपरा रामलाल गांव में स्थित अरबिया जियाउल उलूम मदरसे पर मंगलवार को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए भवन को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान 7 जेसीबी मशीनों के साथ बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और सपा नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। बताया गया कि मदरसे का निर्माण
वर्ष 1968 में हुआ था और यहाँ करीब 350 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मदरसा प्रबंधन की ओर से इसके वक्फ बोर्ड में पंजीकृत होने की बात कही गई है, जबकि सरकार से मान्यता नहीं मिलने की जानकारी सामने आई है। मदरसे की जमीन को लेकर चकबंदी विभाग में मुकदमा लंबित होने का भी दावा किया गया है। वहीं अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि गाटा संख्या 1028 और 1029 सरकारी भूमि है, जिस पर मदरसा और मस्जिद का अवैध निर्माण कराया गया था। उन्होंने कहा कि तहसीलदार डुमरियागंज न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अवैध कब्जा हटाने का आदेश पारित हुआ था। हजरत डुमरियागंज तहसील के परसा रामलाल में एक मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई की गई है, क्या था पूरा मामला और क्यों कार्रवाई की गई? देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के पिपरा रामलाल गांव में दो अराजी गाटा संख्या 1028 और 1029 ये सरकारी भूमि थी। इस पर अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा बना करके निर्माण किया गया था। इसमें तहसीलदार न्यायिक डुमरियागंज के न्यायालय और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित हुआ था। उसी बेदखली के आदेश के क्रम में आज उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। हजरत दोस्तीकरण के पहले जो उसके जिम्मेदार थे, क्या उनको कोई नोटिस वगैरह दिया गया था कि इस पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी? सारी चीज़ें बताई गई? जी बिल्कुल, इसमें पूरी नोटिस दी गई थी और इसमें उनका पक्ष भी सुना गया था। तहसीलदार न्यायालय में भी उनकी सुनवाई हुई थी और जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में भी सुनवाई की गई थी और सुनवाई करने के पश्चात ही ये बेदखली की कार्रवाई पूरी नियमानुसार तरीके से की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। कहाँ के प्रधान हैं? पिपरा रामलाल के हम ग्राम प्रधान हैं। तो आपके यहाँ एक मदरसा डिमोलाइज हुआ है, क्या मामला था, क्यों हुआ और कैसे हुआ? जिसके नाजिम अब्दुल सलाम हाजी साहब मुंबई इस वक्त हैं, दवा कराने गए हैं और मदरसा ये है उन्हीं के नंबर में गाटा संख्या 824 में 1968 से ही बना है। उन लोगों का निजी नंबर था ये। फिर 1984 में हमारे यहाँ चकबंदी आई और चकबंदी में मदरसे के बगल में बच्चों को खेलने के लिए 12 मंडी यानी 63 खेल मैदान छोड़ा गया था। फिर चकबंदी कोयस हो गई, इलाहाबाद स्टे हो गया। 2004 से प्रकरण वापस स्टार्ट हुआ और कागज़ बनाने में, नक्शा बनाने में जो है जहाँ मदरसा बना हुआ है वहाँ 63 ईयर जो है बना दिया गया और हमारा रकबा भी जो है इस गाटे का 4 बीघा 4 बिस्सा वाला धुर था, उसको भी कम कर दिया गया, जिसकी अपील यशस्वी महोदय यहाँ चल रही है और वो सीओ से जांच के लिए भी आख्या प्राप्त किए हैं। फिर जो है 2022 में एक एप्लीकेशन हमारे यहाँ के नरेंद्र श्रीवास्तव दिए कि बने बनाए मदरसे की मालियत लेके ये लोग निकल गए हैं और उस पर जो है तहसीलदार ने 12/6/26 को जो है बेदखली कार्रवाई कर दिया। फिर हम लोग जो है डीएम साहब के यहाँ अपील में गए, 6/7 की डेट पड़ी, फिर उस डेट जो है 20/7 की हो गई और 20/7 को भी डीएम साहब नहीं बैठे थे। फिर 3/8 की डेट पड़ी और वो 24/7 में ही दिखा दिए बहस और फाइल आदेश हेतु सुरक्षित। फिर हमें जानकारी हुई, हम जाके मिले डीएम साहब से, एक एप्लीकेशन दिए कि साहब ये कैसे हो गया। फिर वापस हमको 5 तारीख को सुना गया 5/8 में और 6/8 को हम लिखित बहस भी दी, लेकिन ये निर्देश जो है आदेश तहसीलदार महोदय का वही जो है 5/8 में ही बहाल कर दिए और फाइल ये हुआ कि पेशकार नहीं बता रहे हैं कि फाइल यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। कल चूंकि तहसीलदार और लेखपाल जब यहाँ आए मौके पर निशान लगाने, उन्होंने कहा आदेश 5 तारीख में हो गया है, आपको जानकारी ही नहीं है। और सुबह जो है ये हुए 4:30 बजे फोर्स आ गई, प्रशासन आ गया और जो है कल शाम को जानकारी हुई तो हम लोगों ने कुछ किताब वगैरह जो थी वहाँ से अंदर से निकाल लिए और जो है सुबह जीसीबी लगा करके 6-7 जीसीबी लगा करके डिमोलिश कर दिया गया। नोटिस वगैरह आपको दी नहीं, कोई नोटिस नहीं दी गई है, फिलहाल कोई नोटिस नहीं दी गई। कल शाम को लेखपाल और तहसीलदार साहब आए मौके पर, हम मौजूद भी नहीं थे, गांव के कुछ लोगों को हम भेजे, हम बाद में पहुंचे, बात हुई और वो मार्का वाला निशान लगा के चले गए। रात में तैयारी करके सुबह जो है 4:30 बजे ही पहुँचे, फोर्स पहुंच गई और 5 साढ़े 5 बजे प्रशासन पहुंचा जीसीबी लेकर के और 7:30 बजे तक सब तोड़ ताड़ के डिमोलिश करके निकल गए। अच्छा, जो आपका मदरसा था क्या वो रजिस्टर्ड था? मदरसा रजिस्ट्रेशन 1997 से ही था, 1968 से बना है, यहाँ रजिस्टर्ड 1997 से है और 1986 से वक्फ बोर्ड में भी है।
मदरसे का क्या नाम था? मदरसा का नाम मदरसा अरबिया जियाउल उलूम पिपरा रामलाल के नाम से है। मकतब मदरसा है ये। 450 बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे। गांव के चंदे से चलता था। लोग धान गेहूँ देते थे, कोई फीस वगैरह नहीं ले जाता था। आखिर क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्याय हमारे साथ हो। हमारी बात सुनी नहीं गई। हमारा अपील यशस्वी महोदय यहाँ चल रहा था और हम इस जगह के बदले हमारा ही जस्ट सटा हुआ 8.5 बीघे का नंबर है, जो 824 था, वो इस समय 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 हुआ है। तो हम बगल वाले नंबर में इसका वाले दे रहे थे और वो भी जो है प्रकरण चल रहा था। उसके बाद भी जो है हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई और जो है बनी बनाई बिल्डिंग जो है ध्वस्त कर दी गई, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।